दो तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला है इक्विटीज और दूसरा है डेट्स। इक्विटीज में ऑप्शन आते हैं स्टॉक्स के और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन जब डेट्स की बात करें तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, लेकिन इसमें रिटर्न काफ़ी कम मिलता है, 5%, 7%, 8% तक। तो इन सब के अलावा क्या ऐसे भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको डबल डिजिट तक रिटर्न्स दे सकें? जी हाँ, बिल्कुल हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट से, और वो है P2P लेंडिंग, या जिसको हम पीयर टू पीयर लेंडिंग भी बोलते हैं। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग बेसिकली होता क्या है? ये बिल्कुल बैंक्स जैसे फंक्शन करते हैं ना। तो बैंक्स का क्या काम है कि बैंक्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं लोन देने के लिए। जो भी लोन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंक, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि जनरली ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10% का, और उसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने बैंक को पैसा दे रखा है, उसमें डिपॉजिट कर रखा है, उनको वो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, और जो बीच का मार्जिन हुआ 2% का, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो सिंपली समझे तो 8% पर पैसा लिया और 10% पर किसी को पैसा दे दिया। तो ये जो पीयर टू पीयर लेंडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इसी बैंकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बस फर्क इतना है कि इन्होंने बीच में से बैंक को हटा दिया। तो यहाँ पर बैंक को बीच में से हटाने का फायदा क्या हुआ? जो लेंडर है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, उसको बेसिकली ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाएगा क्योंकि बैंक का कमीशन माइनस हो गया, और जो बोरोवर है, जिसने पैसा लोन पर लिया है बैंक से, उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा क्योंकि फिर से बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हट गया। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक्चुअल में होगा कैसे। अब जैसे बैंक्स पैसा लेते समय और पैसा लोन पर देते समय काफ़ी सारे अपने चेक्स और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। ये देखते हैं कि जो भी व्यक्ति उनसे लोन ले रहा है, जो भी बिजनेस उनसे लोन ले रहा है, वो उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्या वो लोन वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी प्रोफाइल चेक्स हैं, ये सारा जो बैंक करता है, वो अब काम हो गया है P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का। यस, इंडिया में इस समय कई सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बैंक की तरह ही ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक मोटा मार्जिन ना खा के ये एक फैसिलिटेटर या रिस्क मिटिगेटर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब इनका काम सिर्फ इतना है कि ये प्रोसेसेस और चेक्स बना देंगे, ये चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे आपके बिहाफ पर कि जो भी व्यक्ति लोन लेने आ रहा है वो कितना जेन्युइन है, उसका यूटिलाइजेशन कितना जेन्युइन है, उसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है। ये सारी चीज़ें चेक करके वो अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले कर देंगे, और जो भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या लोन देने में इंटरेस्टेड है, वो डायरेक्टली उन ऑफर्स को देख सकता है कि लोन की रिक्वायरमेंट किसको है। अब बात ये आती है कि ये कितना रिस्की है। तो जैसे कि एक बैंक में पैसा देना रिस्की हो सकता है क्योंकि बैंक भी अल्टीमेटली जिन बोरोवर्स को पैसा दे रहा है लोन पे, वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी ऐसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें ये वाला रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसने इस P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन ले रखा है, हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो पैसे ना दे पाए किसी भी रीज़न से। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी इंटरेस्ट, आपकी अर्निंग को भी झटका लग सकता है। इंडिया में इस समय ऐसे 3-4 फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप P2P लेंडिंग कर सकते हैं, और वो है फेयरसेंट, लिक्विलोन्स, रूपी सर्कल, लैंडबॉक्स एटसेट्रा। एक जेन्युइन डिस्क्लेमर, इनमें से किसी भी ब्रांड ने, किसी भी प्रोडक्ट ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया गया है। और अब बताता हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स कि अगर आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। पहला ये है कि जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चेक करिए उस पर जाकर कि वो क्रेडिट चेक्स क्या लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, आंख बंद करके इंटरेस्ट रेट्स को एक ज़रिया मत बनाइए चूज़ करने के लिए। तीसरा, जिस बोरोवर को आप पैसा देने जा रहे हैं, उसके प्रोफाइल को अच्छी तरह से असेस करिए, ध्यान से उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और फिर ये डिसाइड करिए कि आप उस बोरोवर को पैसा देना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थंब रूल कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किसी एक बोरोवर में मत इन्वेस्ट करिए, अलग अलग बोरोवर्स में इन्वेस्ट करिए, एक से ज़्यादा बोरोवर्स में इन्वेस्ट करिए, जो भी टोटल मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या करना चाहते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए एक बारी पहले। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर, और वो है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जब भी हम करने जाते हैं तो हमें ये पता है कि अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो जनरली करोड्स ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। तो बेसिकली एक हाई टिकट इन्वेस्टिंग है रियल एस्टेट। एक छोटा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर अगर कोई सोचे कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, ये सब लोग समझते हैं। बट सर फिर भी मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो लीजिए आपकी बात सुन ली है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने जो कि फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन या मौका दे सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है ये बताता हूँ। तो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट जो भी कंपनी होती है या जो भी ये प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, सबसे पहले एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जनरली इनके केस में वो होती है जो कि ऑलरेडी रेंट पर चढ़ी होती है, मतलब उससे एग्जिस्टिंग में इनकम या रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट हो रहा है। वो इस तरह की प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को ढूंढने के बाद उसकी वैल्यूएशन कराते हैं। वैल्यूएशन कराने के बाद सपोज उसकी वैल्यू आई 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए अगर कोई एक इन्वेस्टर नहीं दे सकता तो ये लोग क्या करेंगे, मल्टीपल इन्वेस्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट करेंगे। और ये जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं ये एक स्मॉल अमाउंट्स करके 10 करोड़ का अमाउंट इकट्ठा कर लेंगे और 10 करोड़ के इस अमाउंट से फिर वो प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी। और ये जितना भी अमाउंट पूल इन किया छोटे छोटे इन्वेस्टर से, इसको इकट्ठा करके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल डिज़ाइन किया जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब इजी टर्म्स में समझे तो एक ऐसी एंटिटी क्रिएट करी जाती है जिसके थ्रू वो एसेट परचेज किया जाएगा। और जितने भी ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं इनको उसमें एक शेयर होल्डर बना दिया जाएगा, इनको उसमें एक ओनरशिप राइट दे दिया जाएगा उस एंटिटी में। और ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म है जो आपके बिहाफ पर ये सब काम करेगा, वो 1% पर एनम के हिसाब से चार्ज लेता है एज देयर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने भी उसमें पूल इन किया है उसको मंथली रेंट्स का पे आउट मिलेगा हर महीने, जो कि ऑब्वियसली उसके शेयर से प्रोपोर्शनेट होगा। और दूसरा जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा वो भी उसको मिल जाएगा। और ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है इसमें जनरली 8 से 9% का रेंटल यील्ड मिलता है, जो कि अमूमन 3 से 6% का होता है नॉर्मल केसेस में। तो नॉर्मली एक प्रॉपर्टी खरीदने से बेटर यील्ड जनरेट करता है ये। और काफ़ी सारी केसेस में जब इस रेंटल यील्ड में आप प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर देंगे तो कई बार रिटर्न 12 से 15% तक मिल सकता है। तो जब फ्रैक्शनल रियल एस्टेट की बात हो रही है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फ्रैक्शनल रियल एस्टेट और रीट्स में क्या अंतर है। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली फ्रैक्शनल रियल एस्टेट और रीट्स में बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ओनरशिप पैटर्न की अगर बात करें तो जो रीट्स का ओनरशिप पैटर्न है वो एक पब्लिकली ट्रेड किया जा सकता है, लिस्टेड होता है स्टॉक्स एक्सचेंजेस पे, जैसे कि आप शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो कि प्रॉपर्टी को ओन करती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करें तो रीट का एक यूनिट करेंटली मेरे हिसाब से 300 या 400 रुपये का होगा, मतलब बहुत महंगा नहीं है एक यूनिट। लेकिन फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 10 से 25 लाख रुपए तक वेरी कर सकता है ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे। वॉलेटिलिटी की अगर बात करें कि कितना वॉलेटाइल है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो जो रीट्स होते हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी की तरह है। स्टॉक मार्केट जितना वॉलेटाइल है उसी तरह से रीट्स भी वॉलेटाइल होते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल है। अगर ग्राउंड रियलिटी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है तो ही इसकी रिटर्न्स वॉलेटाइल होते हैं, अदरवाइज काफ़ी हद तक सिमिलर और स्टेबल बने रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो रीट्स हैं वो सेबी से गवर्नड हैं, प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट ट्रस्ट हैं इनमें कोई रेगुलेटर नहीं है, ये बेसिकली बिना रेगुलेशन के फंक्शन करते हैं। तो आई होप इससे आपको ये बेसिक डिफरेंसेस क्लियर हो गए हों कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। फिर आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर, और वो है हाई यील्ड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। पिछले कुछ सालों से ये हम सब लोग देख रहे हैं कि जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इतने कम हैं कि एक्चुअली में वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 7%, इन्फ्लेशन 7%, 8% तक जा रही है। यानी कि एफडी में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है नेगेटिव रिटर्न्स। इंग्लिश में कहावत है, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो जैसे ही एफडी मार्केट डाउन हुई, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए, तो यहाँ पर इन्वेंट हुए कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अभी रिसेंटली देखा गया है काफ़ी सारी स्टार्टअप्स
हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बॉन्ड्स, इस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही हैं टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली अगर एक रिटेल इन्वेस्टर एफडी में पैसा लगाता है और उसके एवज में अगर वो कंपेयर करे कि वो उस स्टार्टअप के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो स्टार्टअप को भी एक तरफ पैसा मिल जाएगा और एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये बेनिफिट होगा कि मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो एफडी से ज़्यादा मिलेगा। तो इससे हो गई दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन। तो इंडिया में इस समय कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह के बॉन्ड्स ऑफर करते हैं जनरल पब्लिक को, जैसे कि विंट वेल्थ है, ऑल्टीफाई है, बॉन्ड्स कार्ट है। अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। तो यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप हाई यील्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, AAA रेटेड पेपर्स ले सकते हैं, हाई यील्डिंग BBB रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हैं, प्राइवेट बॉन्ड प्लेसमेंट्स और स्ट्रक्चर डेट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक मेरा सजेशन है कि जब भी आपको इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने जाएं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, स्ट्रक्चर डेट्स हो गए, तो कभी भी केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक प्राइमरी डिसीजन मेकिंग फैक्टर नहीं समझना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि किसी बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर दें। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट। मैं हमेशा ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भले ही बॉन्ड्स खरीदने जा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी। बिना उस डिटेल को पूरी तरह से समझे, बिना ये समझे कि क्या वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आपके जो टारगेट्स हैं उनको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिना ये सोचे समझे कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, भले ही वो बॉन्ड्स क्यों ना हो। और इन बॉन्ड्स में भी जनरली आपको 10 से लेकर 13 या 14% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसको हम लोग कॉमनली बिल डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों ने ये टर्म पहले से सुन रखा हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसको आपको देखने का मौका ना मिला हो। इनवॉइस डिस्काउंटिंग बेसिकली ऑपरेट कैसे करती है पहले समझते हैं। तो बेसिकली जब भी मैंने कोई गुड्स सेल किए, मैं एक वेंडर हूँ, सपोज मैंने 1 करोड़ का माल किसी एक कंपनी को बेचा और मुझे जो उससे पेमेंट मिलना है वो 90 डेज बाद मिलना है, क्योंकि मेरे 90 डेज का क्रेडिट टर्म मेरा डिसाइड हुआ। लेकिन उस 90 दिन में मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, जनरल केसेस में अभी तक क्या होता था कि मेरे जैसे बिजनेसमैन बैंक्स के पास जाते थे और उनसे लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो जो लोन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो मैं एक रनिंग CC अकाउंट कैश क्रेडिट लिमिट ले लूँ बैंक से, या दूसरे केसेस में मैं बैंक के पास जाता था अपनी इन्वॉइस लेके कि देखिए ये है मेरी इन्वॉइस, इस इन्वॉइस के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट 90 डेज बाद मिलने वाला है, लेकिन मुझे पैसा आज चाहिए। तो अगर आप मुझे आज पैसा दे देंगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। बैंक क्या करता था कि उस इन्वॉइस के अगेंस्ट में मुझे आज ही पैसा दे देगा 90 दिन पहले, और उसके अगेंस्ट में वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा या वो डिस्काउंट चार्ज करेगा, या उसको बैंक के चार्जेस बोल लीजिए। तो 1 करोड़ के अगेंस्ट में सपोज बैंक ने मुझे 99 लाख रुपीस दे दिए और 1 लाख रुपए अपनी फीस या अपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, और 90 डेज बाद बैंक मेरी पार्टी के पास जाएगा कि साहब आपने इस व्यक्ति से माल खरीदा था, 90 दिन हो गए हैं, तो अब ये पेमेंट आप मुझे कर दीजिए। 90 दिन बाद मेरी पार्टी मेरे बैंक को पेमेंट कर देगी और ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा। तो अब इंडिया में कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में से उन्होंने बैंक को हटा दिया। अब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह के लोगों को मीट करवाया, उनको मैचअप करवाया, जो वेंडर्स जिनको 90 दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है लेकिन वो इंतज़ार नहीं करना चाहते, उनको पेमेंट आज ही चाहिए, तो वो अपने आप को उन प्लेटफॉर्म्स के साथ रजिस्टर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स क्रेडिट चेक्स करते हैं, कंपनी की हिस्ट्री चेक करते हैं, और ये सब चीज़ें देखने के बाद कंपनी का पूरा एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के जो भी उस कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं, ताकि ऐसे लोग जो इस बिल डिस्काउंटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब अगर मैं एक वेंडर हूँ, मैंने 1 करोड़ का माल बेचा, मुझे पेमेंट 120 दिन बाद मिलनी है, लेकिन मैं 120 दिन वेट नहीं करना चाहता, मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, अपनी प्रोफाइल दूंगा, उनके क्रेडिट चेक्स के बाद वो लोग मेरी प्रोफाइल को अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेंगे, और फिर जनरल पब्लिक को, जो भी उनके यूज़र्स हैं, उनको इनवाइट करेंगे कि वो उस प्लेटफॉर्म पर आएँ, मेरी प्रोफाइल देखें, मेरे बारे में सारी रिकॉर्ड देखने समझने के बाद अगर उनको लगता है कि वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो पैसा डायरेक्टली थ्रू दैट प्लेटफॉर्म मुझे दे सकते हैं, और मुझे आज पैसा मिल जाएगा, और प्लेटफॉर्म कुछ थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, तो प्लेटफॉर्म का काम हो गया। और जो व्यक्ति इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा।
ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कंपनी टू कंपनी, इनवॉइस टू इनवॉइस भी डिफ़र करता है। इसका कोई एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई वाला गेम है। तो यहाँ पर अगर सपोज़ 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हुआ तो 15% इंटरेस्ट उस व्यक्ति को जिसने पैसा इन्वेस्ट किया वो मिल जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि जनरली 30 से लेकर 90 दिन या 120 दिन तक होती हैं, इससे ज़्यादा की नहीं होंगी। अगेन इसमें भी रिस्क है क्योंकि अगर मेरा पार्टी पेमेंट ना करे, मैंने जिसको माल दिया वो 90 दिन बाद पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता या पेमेंट कम करता है, तो उस केस में रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो रिस्क तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप भी वेंडर को पहले तो चेक करें जिसने माल बेचा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, वो क्या किस आइटम में डील कर रहा है, उसने जिसको माल बेचा उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। ये सब चीज़ें चेक करके अपने रिस्क को एनालाइज करके अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने पोर्शन, थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ये तो मैं कर ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई ऐसे ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे, जो कि डबल डिजिट तक रिटर्न्स दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, सो दैट कभी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन सब पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।